जी अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिटेल्ड एडजस्टमेंट्स, मुख्तलिफ़ किस्म की एडजस्टमेंट्स। इसको मैंने डिफरेंट कैटेगरीज़ में डिवाइड कर दी है। तो हर कैटेगरी के अंदर एटलीस्ट 2 एडजस्टमेंट्स मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे लिख दी हैं। और इससे ये होगा कि आपको वो सारे कॉन्सेप्ट का, क्योंकि एक दफ़ा अगर आप एंट्री देखते हैं आपको समझ नहीं आती, आप कंफ्यूज रहते हैं कि हमें, सर को तो पता चल गया, हमें कैसे पता चलेगा कि इसकी ऐसे ही एंट्री करनी है। ठीक है, तो जब आप एक ही एंट्री को मुख्तलिफ़ चीज़ों के ऊपर बार बार अप्लाई होते हुए देखेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको समझ भी आएगी और आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि हम ये ख़ुद भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, और ओबियसली मैंने 14 ओवरऑल लिख दी हैं एडजस्टमेंट्स। तो इंशाल्लाह ताला अगर इसको आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एडजस्टिंग एंट्री सारी की सारी समझ आ जाएंगी कैसे करते हैं। ठीक है, इनको समझने के लिए कुछ हद तक तो ये है कि आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा आप चीज़ें माइंड में एज इट इज़ रट्टे के तौर पे आपके बैठ जाती हैं। वो रेपिटेशन होती है, क्योंकि रिपीट होती हैं, रेपिटेशन की वजह से वो रट्टा लग जाता है। लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप कॉन्सेप्चुअली ही अंडरस्टैंड करेंगे तो आपको समझ आएगी। ठीक है, तो मैं यही कहता हूँ कि एंडोर्स करता हूँ आप इसका कॉन्सेप्ट लें। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले मैं इनकी कैटेगरीज बता दूं। पहली कैटेगरी यानी कि एडजस्टमेंट की आपसे वो कैटेगरी नहीं पूछेगा, वहाँ पे आपको एक्चुअली समझाने के लिए कि अब एक कैटेगरी में हज़ार तरह की एडजस्टमेंट हो सकती है, लेकिन आपको समझाने के लिए कि इस टाइप की एडजस्टमेंट को हमेशा आप स्टैंडर्ड इस तरीके से करेंगे वो हो जाएगी, इसलिए कैटेगरीज बनाई जाती हैं। ठीक है, सो कॉन्सेप्ट को ब्रीफ करने के लिए पहली कैटेगरी है कि कन्वर्टिंग एसेट्स इनटू एक्सपेंसेस, कि जिसमें आप एसेट को एक्सपेंस में कन्वर्ट करते हैं। देखें, पहले तो मैं आपको ये बात बता दूं, मैचिंग कॉन्सेप्ट यहाँ पे बार बार ये लफ्ज़ मुझे बोलना पड़ेगा, और रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, ये दो कॉन्सेप्ट हैं। जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे होते हैं तो आपको ये चीज़ ज़हन में रखनी पड़ती है कि आपने मैचिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है और रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट को। अब ये बार बार अगर तो आप मैचिंग कॉन्सेप्ट का और रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट का मीनिंग अंडरस्टैंड नहीं करेंगे और इसकी क्या एप्लीकेशन होती है आप अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, जब तक आप इसको हर दफ़ा बोरिंग या कंफ्यूजिंग या कम्प्लेक्स सा एक कॉन्सेप्ट सोच के आगे चले जाएंगे, तब तक आपको रियल में जो अकाउंटिंग का और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने की जो बेसिक एक अजम्पशन है जिसे मैचिंग प्रिंसिपल कहते हैं वो समझ नहीं आएगी, तो फिर आपके समझ में नहीं आएगा, आप रट्टा ही मैक्सिमम लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर मैं बता रहा हूँ मैचिंग कॉन्सेप्ट अकाउंट, क्योंकि देखें मैंने आपको स्टार्ट में इंट्रोडक्टरी लेक्चर में जब मैंने ये सब्जेक्ट स्टार्ट किया था तो मैंने बताया था कि अकाउंटिंग की फिर क्या, अगर मैथ्स मौजूद है, हिसाब किताब अगर आपने देसी तरीके से करना, लेमन टर्म्स में करना, तो वो एक इंसान कर सकता है जनरल अंडरस्टैंडिंग वाला। लेकिन एक्यूरेटली ट्रू प्रॉफिट्स निकालना, ट्रू कैलकुलेशंस करना, जस्टिफाइड करना कैलकुलेशंस और एक सिस्टमेटिक मैनर से करना, तो उसके लिए आपको अकाउंटिंग के रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, अब इसके अंदर जो है आप देख सकते हैं कि obviously it is really and it is totally justified and intellectual that the expense must be recorded in a year to the extent that it belongs to that particular year। ये एक स्टैंडर्ड सी लाइन है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें अब आती हैं कि उतना ही एक्सपेंस लिखें। मैचिंग कॉन्सेप्ट को मैं सादा लफ्ज़ों में बच्चों के लिए रहता हूँ कि उतना एक्सपेंस लिखें जितना एक ईयर से रिलेट करता है। इसमें 14 में से मेरे ख्याल से कम से कम 8-9 एडजस्टमेंट तो सिर्फ इसी बात को साबित कर रही होंगे। ठीक है, तो जितना एक्सपेंस बनता है एक ईयर का उतना लिखें, जितना रेवेन्यू बनता है उतना लिखें। चीज़ें जब रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो रिकॉर्ड करते हुए वो कभी ज़्यादा लिखी गई होती हैं, कम लिखी गई होती हैं, ये इसे गलती नहीं कहेंगे। ये उस रिकॉर्ड के टाइम पे आपको नहीं पता था कि ये चीज़ कितना बिलोंग करती है, कितने टाइम की है, ये इसी साल की है, 18 महीने की रिकॉर्ड कर रहे हैं, 12 महीने की रिकॉर्ड कर रहे हैं, डिफरेंट चीज़ें। ठीक है, एंड ऑफ ईयर एडजस्टमेंट्स, इसीलिए इनको एडजस्टमेंट्स कहते हैं। एंड ऑफ ईयर आपने एडजस्ट करना होता है चीज़ों को। बेसिक बात यही है कि वो अपनी ट्रू पोजीशन पे आ जाएं, इतना एडजस्ट करना है कि वो सिर्फ एक ईयर की को रिप्रेजेंट कर रहे हों। ठीक है, ये लेक्चर थोड़ा सा डिटेल्ड लेक्चर होगा और इसमें मैं एक बारी में सारा एडजस्टमेंट का जो बड़ा कम्प्रीहेंसिव टॉपिक है
इसको समझाऊंगा। मैं भी थोड़ा सा इसको पेशेंस के साथ समझा रहा हूँ, तो आप लोग भी इसको पेशेंस के साथ वॉच कीजिएगा और अंडरस्टैंड कीजिएगा, ठीक है। ओके, फर्स्ट हम देखते हैं कन्वर्टिंग द एसेट्स इनटू एक्सपेंसेस। एसेट को एक्सपेंस में कन्वर्ट करना। एसेट मैंने बताया था, जब लॉन्ग टर्म एक्सपेंस हम कोई कर देते हैं, एक्सपेंडिचर कर देते हैं, जब हम एक पेमेंट करते हैं जिसका बेनिफिट 1 साल से ज़्यादा देर के लिए हो रहा है, तो ओबियसली वो पेमेंट जो की गई है उसको 1 साल का एक्सपेंस नहीं बनाएंगे, उसमें से जितना एक ईयर में फॉल करता है उतना ही बनाएंगे। अगेन वही मैचिंग एक्चुअली मैचिंग द एक्सपेंस टू दैट पर्टिकुलर ईयर्स रेवेन्यू, कि उस ईयर के रेवेन्यू के मुताबिक 1 साल का जितना एक्सपेंस बनता है उतना लिखें। अब उसमें पहली कैटेगरी उसने एक एडजस्टमेंट मैंने लिखी है कि 1/5 ऑफ द ऑफिस सप्लाईज हैज़ एक्सपायर्ड। ऊपर आके आप देखेंगे जी, तो इसमें हम ये देख रहे हैं कि फर्स्ट लिखा है 1/5 ऑफ द ऑफिस सप्लाईज हैज़ एक्सपायर्ड, ये एडजस्टमेंट है। अब ये ऊपर जब आपने बाय की ऑफिस सप्लाईज, ऑफिस के सामान की चीज़ें, स्टेशनरी वगैरह जो भी कह लें, मार्कर पेन, जितनी भी ऑफिस के नॉर्मल यूज़ के लिए चीज़ें होती है, पिन्ने, स्टेपलर्स, इस तरह की चीज़ें, ये ऑफिस सप्लाईज इसे कहते हैं। ये 5,000 रुपये की जब आपने बाय की, आपने इसे एक एसेट बना के लिख दिया कि 5,000 रुपये का अब हमारे पास सामान पड़ा ऑफिस सप्लाईज का, ठीक है, इट इज़ एन एसेट। अब बाय द एंड साल ख़त्म हुआ तो आपने जाके चेक किया सब कितने का पड़ा हुआ है सामान। उसने देखा कि उसमें से 1/5 अकाउंटेंट ने, जो भी स्टॉक वाला बंदा था, उसने देख के बताया कि 1/5 इसका 5वां हिस्सा हैज़ एक्सपायर्ड। ये एक्सपायर से मतलब ख़राब नहीं होगी, इसका मतलब है कि इस्तेमाल हो गया हुआ, ठीक है, ये इतना एक्सपेंस आउट हो चुका है। तो अगेन पहले हमने उसको एसेट बनाया हुआ था, अब वो एसेट कम हो गया है, 1/5 उसका ख़त्म हो गया है। 1/5 यानी कि एक्सपेंस आउट हो गया है, ख़र्चा बन गया है, उतना हमने इस्तेमाल कर लिया, तो यानी कि इस ईयर में इस्तेमाल किया तो इस ईयर का ये एक्सपेंस बन गया। लिहाजा ये है 1/5 ऑफ द सप्लाईज हैज़ एक्सपायर्ड। अगेन वही आप देखें, कन्वर्टिंग द एसेट इनटू एक्सपेंस। पहले ये एक एसेट था, अब इसमें से जितना एक्सपेंस बना उसकी एंट्री करेंगे। तो चलें इसकी एंट्री करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारी एडजस्टमेंट नंबर 1 है। नहीं यार, एक तो ये ओके, एडजस्टमेंट नंबर 1 इसकी एंट्री करेंगे ऑफिस। अब ये एक्सपेंस बन गया, ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस अकाउंट। एक्सपेंसेस आपको पता है डेबिट होते हैं, डेबिट इंक्रीज हो रहा है, एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, तो इसलिए डेबिट। ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस टू ऑफिस सप्लाईज। जब भी कोई एसेट ऐसे ही कोई एक्सपेंस आउट होगा वो तो उसका मतलब है कि एसेट कम हो रहा है। वो जो हमने 5,000 रुपये से एसेट लिखा हुआ था उसमें से 1/5 जो है वो कम हो चुका है, यानी कि उसका 5वां हिस्सा, उसे 5 पे डिवाइड कर दे, 5,000 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो 1,000, यानी कि 1,000 से उसकी वैल्यू कम हो गई है। तो एसेट डेबिट होता है, जब कम होता है तो क्रेडिट होता है। इसलिए यहाँ पे आप देखें 1,000 रुपये से एसेट कम और 1,000 का एक्सपेंस इंक्रीज़ हो गया, डेबिट कर दिया। नहीं जी, फर्स्ट एंट्री होगी, इसके नीचे आप एडजस्टमेंट लिखेंगे, बस इतना सा लिख दें, ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस रिकॉग्नाइज्ड, या आप सिंपली वो भी लिख देते हैं ना कि 1/5 ऑफ द, जो एडजस्टमेंट लिखी थी 1/5 ऑफ दिस ऑफिस सप्लाईज एक्सपायर्ड, तो वो भी है। इधर नरेशन आप कुछ भी लिख दें, बस उसी को डिनोट करती हो। तो ये इसको मैंने नीचे नरेशन लिखी, आपको पता है हर एंट्री के नीचे एक नरेशन आती है उसको एक्सप्लेन करने वाली। ओके, तो फर्स्ट एंट्री हो गई, एसेट को एक्सपेंस में कन्वर्ट कर दिया। अब देखते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट वो हमें क्या कहता है। दैट इज़ डेप्रिशिएट प्लांट एंड मशीनरी एट द रेट ऑफ 15%। अगेन ये डेप्रिसिएशन का लफ्ज़ समझ लें, यहाँ पे डेप्रिसिएशन का मतलब है, वैसे डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कमी। अकाउंटिंग में डेप्रिसिएशन से मुराद है कि द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ अ नॉन करंट एसेट या फिक्स्ड एसेट ड्यू टू इट्स यूज़ एंड वियर एंड टेयर। इस्तेमाल की वजह से किसी फिक्स एसेट का, फिक्स एसेट मैंने बताया था ऐसा एसेट जिसका बेनिफिट या नॉन करंट भी से कहते हैं, जिसका बेनिफिट 1 साल से ज़्यादा देर के लिए आ रहा होता है। जैसे ये हम बात कर रहे हैं प्लांट एंड मशीनरी की, तो प्लांट एंड मशीनरी उसने बताया
कि इसको 15% डेप्रिशिएट कर दें। इसका मतलब ये होता है कि प्लांट एंड मशीनरी हमने 5 लाख की ख़रीदी थी, ये इसने हमें मुख्तलिफ ईयर्स तक बेनिफिट देना है, उसमें से 15% इस साल इसकी वैल्यू कम हो गई, यानी कि हमने इस्तेमाल कर लिया। तो यानी कि इस एसेट के 5 लाख में से 15% जो इसकी वैल्यू बनती है वो हमारा एक्सपेंस बन गया। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन की जब भी एंट्री आएगी तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस या डेप्रिसिएशन खाली भी आप कह सकते हैं, डेप्रिसिएशन डेबिट, तो उसकी एंट्री तो डेप्रिसिएशन टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ठीक है, मैं भी समझाता हूँ, डेप्रिसिएशन टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू हम यहाँ पे निकाल लेंगे, कितनी बनती है, 5 लाख रुपए का एसेट था। ठीक है, उसका आप 15% ले लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइड बाय 100 कर लेंगे, या डायरेक्ट 0.15 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया। ये इस फ्रैक्शन में आंसर दे रहा है एक्सेल 7। तो हम इसको क्या कहते हैं, इसकी फॉर्मेटिंग जो है वो थोड़ी सी हमें चेंज करनी पड़ेगी। यहाँ से नंबर फॉर्मेट को यहाँ पे, क्योंकि मैंने कोमा लगाया था, तो फिर आप ये ज़ीरोज़ को डेसिमल पॉइंट ख़त्म कर दें। ओके, सो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आपका 75,000 का बन गया और 75,000 का आपका एक्यूमुलेटेड। डेप्रिसिएशन की जब भी एंट्री होगी ऐसे ही होगी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्सपेंस इंक्रीज़ हो रहा है। जो प्लांट एंड मशीनरी है 5 लाख की, उसमें से 75,000 रुपये एक्सपेंस आउट हो गया है, उसमें से 75,000 वो एसेट था, 75,000 उसमें से एक्सपेंस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे एक्सपेंस लिख दिया। एक्सपेंस जब इंक्रीज़ होता है डेबिट 75,000, जैसे ऊपर जब इंक्रीज़ हुआ था डेबिट टू, नीचे अब आप देखिए क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब यहाँ पे हम कर सकते थे कि कन्वर्टिंग एसेट इनटू एक्सपेंस, के एसेट एक्सपेंस में कन्वर्ट हो रहा है, तो हम यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी को क्रेडिट कर देते, कम कर देते, उसकी वैल्यू कम हो रही है ना, 5 लाख से 75,000 से कम होगी, 5 लाख से कम होकर वो 4,25,000 पे आ जाएगी। लेकिन अकाउंटिंग में ये वो एंट्री भी होती है, लेकिन वो आप मतलब कि स्टार्ट के इनिशियल बच्चों को समझाने के लिए वो की जाती है। अब इस टाइम पे ये एंट्री इसको इस तरह नहीं रिकॉर्ड करते, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एक कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट के नाम से रिकॉर्ड कर लेते हैं, बाद में ये उसमें से माइनस कर देते हैं। इसकी एक वजह होती है कि रिज़र्व बनाना होता है। ठीक है, तो बस आप ये अभी के लिए याद रखें कि इसको हम एक्यूमुलेटेड से करेंगे, पहले एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में रिकॉर्ड हो जाएगा, ये कॉन्ट्रा एसेट क्रिएट होगा। कॉन्ट्रा एसेट क्रिएट होने का ही ये मतलब है कि ये अल्टीमेटली उस एसेट में से माइनस हो जाएगा। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ डेप्रिसिएशन चार्ज्ड एट द रेट ऑफ 15%। ठीक है, पर एनम, यानी कि साल की 15%। ये हमने यहाँ पे इसको ऐसे कर दिया, इसको हम फर्स्ट हो गई, सेकंड एंट्री हो गई। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट एंट्री पर जाता हूँ। अगेन मैंने जैसा कि बताया कि ये थोड़ा सा पेशेंस से होगा ये क्वेश्चन और आपको फिर सारी समझ आए। अब अगेन है डेप्रिशिएट फर्नीचर एंड फिक्सचर एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। अब अगेन फर्नीचर एंड फिक्सचर भी आपका एसेट है, आपको 1 साल से ज़्यादा देर बल्कि कई साल बेनिफिट देता है। तो उसने बताया कि लेकिन जब आपने लिखा हुआ है 3 लाख का, अब उसमें से उसने कहा 5% डेप्रीशिएट हो गया है, इसकी वैल्यू कम होगी 5% इस्तेमाल की वजह से, तो उतना एक्सपेंस बन जाएगा। अगेन सेम एंट्री, यहाँ पे आप इसको चाहे कॉपी पेस्ट भी कर लें, डेप्रिसिएशन टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आप यहाँ पे बल्कि इसको ना ऐसे लिख दिया करें, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर लिख दें ताकि मेंशन हो जाए, फर्नीचर एंड फिक्सचर भी लिख दें। ठीक है, और इस वाली में आप लिख देंगे ऑन प्लांट एंड मशीनरी, पता चल जाएगा ना किसके ऊपर है, वरना सिर्फ डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। मैं इसकी रिपोर्टिंग को थोड़ा सा, क्योंकि ये काफ़ी हमारे पास, इसमें से यहाँ पे मैं फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि बार बार हमें कॉलम को एडजस्ट ना करना पड़े। तो फ़ॉन्ट साइज़ 10 कर देते हैं।
ठीक है। तो डेप्रिसिएशन टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, अब यहाँ पे अगेन डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर अगेन एक एक्सपेंस बन गया। कितना एक्सपेंस बना, उसने कहा था 5% जो है, 5% का मिलता है 0.05, 5 को 100 पे डिवाइड कर दें आप, तो आपकी वैल्यू थी 3 लाख। 3 लाख से आप मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 100 पे डिवाइड करेंगे, आपके पास डेप्रिसिएशन आ गई, वो है 15,000। तो यहाँ पे भी आप 15,000 अपना डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर लें। अगेन देख लें, सेम एंट्री, डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी पे निकले चाहे फर्नीचर पे निकले, वही कॉन्सेप्ट है कि एसेट एक्सपेंस में कन्वर्ट हो रहा है जितना वो इस्तेमाल हो गया। एडजस्ट कर रहे हैं अब हम उसको एक ईयर एंड पे कि प्लांट एंड मशीनरी 5 लाख से लिखी थी, वो 75,000 से कम होगी तो उतना एक्सपेंस बना लिया। फर्नीचर एंड फिक्सचर 3 लाख से लिखा था, उसमें से 15,000 एक्सपेंस हो गया, वैल्यू कम हो गई, उतना हमने एक्सपेंस बना लिया। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी भी हम नरेशन लिखते हैं, इसी को हम यूज़ कर लेते हैं। जस्ट हम बता देंगे कि 5% हमने किया है। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट इज़ 10%। अब इक्विपमेंट के ऊपर 10% है डेप्रिसिएशन। आप जाके देखिए इक्विपमेंट की वैल्यू क्या है, आपके पास यहाँ पे इक्विपमेंट दिया हुआ है 25,000 का, तो इसमें से 10% डेप्रिसिएट हो गया। अब मैं ये ऊपर वाली ही एंट्री को कॉपी कर लेता हूँ ताकि इसी में हम एडजस्टमेंट कर लेंगे, कॉपी पेस्ट। तो डेप्रिसिएशन ये बस निकल किस पे रही है, डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट है, और 10% उसने कहा है डिड आई राइट इट, ओके, ऑन इक्विपमेंट। डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट कितनी डेप्रिसिएशन थी, 10%। एसेट था 25,000 का। ठीक है, तो इसको आप 25,000 है, इसके साथ परसेंटेज मल्टीप्लाई कर दें 10%, तो 0.10 से मल्टीप्लाई कर दें, ये 2500 आ जाएगा। इसके अंदर आप वैल्यूज़ रिकॉर्ड कर दें। अगेन इस पे आप सेम अपना कॉन्सेप्ट अप्लाई करके देखें, कन्वर्टिंग द एसेट इनटू एक्सपेंस। जब भी डेप्रिशिएट हो रहा है, अभी इक्विपमेंट था, वहाँ 25,000 का एसेट लिखा हुआ था, अब उसकी वैल्यू डेप्रिसिएशन का मतलब है कि 2500 रुपये से कम हो गई है, 5-10% कम हो गई है, तो उतना हमने एक्सपेंस बना दिया। डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट 2500 का एक्सपेंस लिख लिया। एक्सपेंस जब भी इंक्रीज होता है डेबिट में, अगेन री इन्फोर्स कर रहा हूँ। देन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, उसका कॉन्ट्रा हमने एसेट अकाउंट क्रिएट कर दिया। ठीक है, जो कि बाद में उसे माइनस हो जाएगा, तो ये कम हो जाएगा एसेट उतने से। ठीक है, एसेट कम हो जाएगा। ये डेप्रिसिएशन क्योंकि चार्ज की गई है 10%, तो ये आपके पास आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं जी, एडजस्टिंग एंट्री हमारे पास कौन सी है। नेक्स्ट एडजस्टिंग एंट्री है डेप्रिसिएशन फ्रेंचाइज राइट्स हैव अ लाइफ ऑफ 10 ईयर्स। फ्रेंचाइज क्या होता है कि आपने किसी चीज़ के राइट्स खरीद लिए, फ्रेंचाइज खरीद ली। फॉर एग्जांपल आपने मैकडोनल्ड्स की फ्रेंचाइज खरीद ली, आपने उसका बिज़नेस करना है। मैकडोनल्ड वालों को आपने पैसे दे दिए और उनसे राइट्स खरीद लिए कि अब आप उनका जो नाम इस्तेमाल करके एक ब्रांच चला सकते हैं। अलाइड स्कूल का आप ले सकते हैं, किसी का भी, जो सबवे का, पिज़्ज़ा हट का, किसी का भी। अब ये फ्रेंचाइज जो राइट्स हमने लिए, ये कोई चीज़ नहीं हमें मिली, फिज़िकल चीज़ नहीं मिली। ठीक है, इसको जैसे फर्नीचर था, प्लांट था, मशीनरी था, ये सारे फिज़िकल थे एसेट, इन्हें टेंजिबल एसेट कहते हैं। और फ्रेंचाइज क्योंकि एक एसेट तो है लॉन्ग टर्म, लेकिन ये कोई फिज़िकल चीज़ नहीं है, तो इसको हम इनटेंजिबल एसेट कहते हैं। ठीक है, तो जो टेंजिबल एसेट्स जैसे कि प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, व्हीकल्स, फर्नीचर, फिक्सचर, इस तरह की चीज़ें होती हैं जो टेंजिबल एसेट्स होते हैं, नॉन करंट एसेट होते हैं, इनके ऊपर जो कमी आती है उसको हम डेप्रिसिएशन के नाम से रिकॉर्ड करते हैं। और जो हमारे पास ये नॉन इनटेंजिबल एसेट होते हैं जैसे कि फ्रेंचाइज है, इसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन होती है इंटेंजिबल एसेट पे, इसे हम डेप्रिसिएशन नहीं कहते, इसे हमें अमोर्टाइजेशन कहते हैं। उसने हमें ये लिख के बताया कि फ्रेंचाइज राइट्स हैव लाइफ ऑफ 10 ईयर्स, कि इनकी वैल्यू, इनकी लाइफ 10 ईयर्स की है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये 8 लाख रुपया लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये 8 लाख तक 10 साल तक हमें बेनिफिट देगा। इसका मतलब है हर साल इसको अगर हम 10 पे डिवाइड करें तो 80,000 की वैल्यू कम हो रही है। ठीक है, ये इसे कहते हैं अमोर्टाइजेशन। तो वो ये भी कह सकता था अमोर्टाइज फ्रेंचाइज एट द रेट ऑफ 10%। ठीक है, 10% आप इसको अमोर्टाइज कर किसी तरह भी बात लिख के दी जा सकती है। तो उसका मीनिंग अंडरस्टैंड करना है कि वो ये बताया है, नॉर्मली इसी 2 तरह से लिखेगा कि यहाँ उसके टोटल ईयर्स बता देगा कितनी देर है,
या ये बता देगा कि इसको इतने % अमोर्टाइज़ करें या इतने ईयर्स पे अमोर्टाइज़ कर दें, ठीक है। तो ओबियसली अगर 10 ईयर्स पे इसको अमोर्टाइज़ करना है तो ये इस ईयर में जो हमारा 2019 है इसमें 1 साल का एक्सपेंस हो गया पूरा साल, क्योंकि हम ईयर एंड पर एडजस्टमेंट कर रहे होते हैं, इसका मतलब है 1 साल की वैल्यू इसमें कम हो गई है। तो अब हम यहाँ पे एंट्री करेंगे अमोर्टाइजेशन ऑन फ्रेंचाइज अकाउंट। फ्रेंचाइज जो है हमारा वो अमोर्टाइज हुआ है टू, यहाँ पे कॉन्ट्रा वो क्यूमुलेटेड नहीं बनता, यहाँ पे डायरेक्ट फ्रेंचाइज राइट्स को आप फ्रेंचाइज का जो अकाउंट एसेट पड़ा है वहाँ पे उसको कम कर देंगे क्योंकि उसकी वैल्यू में कमी हो गई। तो यहाँ पे लिख देंगे अमोर्टाइजेशन चार्ज, या आप कह लें अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस रिकॉर्डेड फॉर द ईयर। इस साल का जितना बनता था अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस वो हमने रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है। इसको अब आप नोट करेंगे जी। तो इसमें अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस हमने रिकॉर्ड किया है और उसकी वैल्यू कितनी थी अगेन देख लेते हैं। 8 लाख थी जी, 8 लाख इसकी वैल्यू थी। तो 1 ईयर का जब हम एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे, 8 लाख है तो उसने कहा 10 साल के लिए इसके राइट्स हैं, तो 10 पे डिवाइड कर देंगे। 1 साल का कितना एक्सपेंस बन जाएगा, 1 साल में 80,000 की वैल्यू कम होती जाएगी हर साल, तो उतना हमने एक्सपेंस बना लिया, ठीक है। 80,000 ये हमारा अमोर्टाइजेशन हो गया। अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस इंक्रीज़ हो गया, फ्रेंचाइज जो हमारा राइट था एसेट था उसकी वैल्यू कम हो गई। आगे चलते हैं जी। ये सारे के सारे कन्वर्टिंग एसेट्स इनटू एक्सपेंस का हमने पोर्शन कंप्लीट कर लिया कि एसेट को एक्सपेंस में कन्वर्ट कर रहे हैं। जितने भी एसेट थे, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर, ठीक है, और हमारे पास इसके अंदर था ऑफिस सप्लाईज थी, इक्विपमेंट था और फ्रेंचाइज था, ये सारे एसेट्स थे। 1 ईयर में जितना इस्तेमाल हो गए उतना हमने कम करके इनको एक्सपेंस बना दिया, ठीक है। इसको कहते हैं कन्वर्टिंग द एसेट इनटू एक्सपेंसेस। और यही कॉन्सेप्ट अगेन मैचिंग की एप्लीकेशन हो रही। मैचिंग कहता है जितना एक्सपेंस 1 ईयर का बनता है वो लिखें। तो ये हमने पूरे ईयर में तो नहीं लिखे होते क्योंकि ये ईयर एंड पे पूरा डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन का मतलब ये है कि एक पूरे साल के अंदर जितना आपका साल के एंड पे जाके पता चलेगा ना कि साल में कितनी वैल्यू कम हो गई। और ये अगर आपको स्टार्ट में भी ओबियसली पता होता है कि इतने % रेट पे ये कम होता है, बट ओबियसली क्योंकि वो उस टाइम पे एक्सपेंस बना नहीं होता क्योंकि हमने इस्तेमाल पूरा साल अभी नहीं किया। जब ईयर एंड पे हम पूरा इस्तेमाल कर लेते हैं तब हम उस एक्सपेंस को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। आगे चलते हैं जी, नेक्स्ट कैटेगरी में एंटर होते हैं, दैट इज़ कन्वर्टिंग द लायबिलिटीज़ इनटू रेवेन्यू। कि लायबिलिटीज़ जो आपकी हैं, जिम्मेदारियां हैं, उनको आप रेवेन्यू में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। कि आपने पहले आपकी लायबिलिटी है वो और बाद में वो आपकी इनकम बन गई। पहले आपका कर्ज था, बाद में आपकी इनकम बन गई। इसकी क्या कैटेगरी है देखें। कुछ ऐसी इनकम्स होती हैं जो हम एडवांस में रिसीव कर लेते हैं, ठीक है। पैसे अगर हमने रेवेन्यू एडवांस में रिसीव कर लें तो अकाउंटिंग कहती है कि वो आपका रेवेन्यू इनकम नहीं है, क्योंकि जब तक कि आप उसके अगेंस्ट सर्विसेज परफॉर्म ना कर दें तो वो आप पे कर्ज ही है। या आप उसके अगेंस्ट अगर गुड्स देनी है तो आप गुड्स डिलीवर ना कर दें उस पर्सन को, तो अगेन वो उस टाइम तक आपका लाइबिलिटी ही रहेगी, रेवेन्यू नहीं बनेगा। ओबियसली बात जस्टिफाइड है कि जब तक आपने किसी को सर्विसेज नहीं दी, तो अगर आपने उससे पहले एडवांस में पैसे ले लिए हैं तो फ़र्ज़ करें कल को आपका दोनों का कॉन्ट्रैक्ट जो है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं बनती और फिर वो आपसे पैसे वापस मांग लेता है, तो अगेन वो आपका रेवेन्यू नहीं था, आपका कर्ज ही था, आप उसे वापस देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें आप अगेन देखें तो ये 2 कैटेगरीज हैं, कन्वर्टिंग द लायबिलिटीज इनटू रेवेन्यू। जितने भी एडवांस में आपने इनकम रिसीव कर ली होगी, तब आपने जब रिसीव किया आपने इसे लायबिलिटी लिखा अकाउंटिंग के मुताबिक। अब ये पूरा साल गुजर चुका है, आपने उसमें से अगर पूरी की पूरी सर्विसेज दे दी हैं या गुड्स जो प्रोवाइड करनी थी, जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट था, कई दफ़ा आपका बिज़नेस सर्विस का होता है तो आप सर्विसेज परफॉर्म कर रहे होते हैं, और कई दफ़ा आपका चीज़ें बेचने का ट्रेडिंग बिज़नेस है, तो या मैन्युफैक्चरिंग सेल का बिज़नेस है, तो आप तब बना के चीज़ बेच रहे होते हैं। तो जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट था, अगर आपने जितने % कंप्लीट कर दिया उतना आप इसको रेवेन्यू बना लेंगे, उतना लायबिलिटी कम कर देंगे। अगर 100% सर्विसेज परफॉर्म कर दी हैं या गुड्स डिलीवर कर दी हैं
तो आप 100% रेवेन्यू बना लेंगे। अगर उसमें से कुछ पोर्शन है तो पोर्शन रिकग्नाइज कर लेंगे। जैसा कि यहाँ पे देखें कि 50% ऑफ द अनअर्नड रेवेन्यू हैज़ बीन अर्नड, कि जो हमने 50% अनअर्न का मतलब अगेन वही होता है कि हमने रिसीव कर लिया हुआ बट इसकी सर्विसेज नहीं दी। यहाँ पे देखें अनअर्नड का ऊपर ट्रायल बैलेंस में एक अकाउंट आ रहा होगा, ये अनअर्नड रेवेन्यू कितना है 5000। उसने बताया कि 50, जब हमने शुरू में रिसीव किया हमने 5000 लिख दिया कि अनअर्नड है, लाइबिलिटी के तौर पे देखें क्रेडिट साइड पे लिखा है। तो उसने कहा कि इसमें से 50% आपने अर्न कर लिया है, यानी कि 50% की सर्विसेज दे दी होंगी। तो जब भी ऐसी एंट्री आएगी, कोई भी अनअर्नड रेवेन्यू होगा वो अर्न कर लिया होगा, उसके अगेंस्ट सर्विसेज दे दी होंगी, तो उसे आप ऐसे इनकम बना लेंगे, जितनी आपने सर्विसेज दे दी उतनी इनकम, और लाइबिलिटी को कम कर लेंगे। सो इसमें अनअर्नड रेवेन्यू आपका अनअर्नड रेवेन्यू अकाउंट, इसको आप डेबिट कर देंगे, यानी कि यहाँ पे जो लाइबिलिटी थी वो आपकी 5000 से लिखी हुई थी। अनअर्नड रेवेन्यू के अंदर 5000 से लाइबिलिटी लिखी थी, लाइबिलिटी क्रेडिट होती है। अब क्योंकि ये लाइबिलिटी कम हो रही है, क्योंकि आपने सर्विसेज परफॉर्म कर दिया, आपका जिम्मेदारी कम हो रही है, तो जब लाइबिलिटी कम होती थी अपोजिट फिर करते थे डेबिट कर देंगे इसको। आपको मैंने सिखाया था कि जब कोई चीज़ कम होती है तो उसकी नेचर के ओपोजिट कर देते हैं। लाइबिलिटी की नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट होती है, यहाँ पे ओपोजिट है तो इसको डेबिट कर देंगे, ठीक है। तो अनअर्नड रेवेन्यू टू जी, तो ये अनअर्नड रेवेन्यू आपका लाइबिलिटी डेबिट हो गई, कितना कम हो गई, टू रेवेन्यू अर्नड कह लें या रेवेन्यू इनकम कह लें, रेवेन्यू अर्नड कह लें या रेवेन्यू अकाउंट क्रेडिट कर लें जी। तो आप देख सकते हैं, तो रेवेन्यू अकाउंट को हम यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे जितनी इनकम बन गई। तो वो एडजस्टमेंट को दोबारा देखते हैं। एडजस्टमेंट थी कि 50% ऑफ द अनअर्नड रेवेन्यू हैज़ बीन अर्नड, तो आपका वो 5000 रुपये का था, तो उसमें से आप 50% अर्न कर लिया है, तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी उसका 5000 का 50% 2500 बनता है, वैसे लिख देते हैं। तो 2500 यहाँ पे आपने अर्न कर लिया है। 2500 से लाइबिलिटी कम हो गई आपकी, डेबिट होगी जब लाइबिलिटी कम होती है, और 2500 से रेवेन्यू बढ़ गया तो आपने इसको क्रेडिट कर दिया। रेवेन्यू इनकम क्रेडिट होती है, आपको पता है। रेवेन्यू अर्नड कुछ भी लिख दें, ठीक है, ये तो बस लिखना, हल्का सा कुछ मेंशन कर दें जिससे बात समझ आ जाए, इतना कोई ख़ास ज़रूरी नहीं होती एडजस्टमेंट नरेशन। आगे चलते हैं कि एजेंसी सर्विसेज फॉर द कमीशन रिसीव्ड, एजेंसी सर्विसेज फॉर द कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस हैज़ बीन अर्नड फुली, कि जो कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस का ऊपर अगर आप देखेंगे, ये कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, अगेन देखें कि कमीशन एक इनकम है जो हमने एडवांस में रिसीव कर ली थी, तो ओबियसली हमने इसे लाइबिलिटी के तौर पे लिखा होगा कि हमने एडवांस में जब भी पैसे ले लेते हैं उसकी अगेंस्ट सर्विस नहीं दी तो वो हमारी लाइबिलिटी होती है। हमने लाइबिलिटी इसको रिकॉर्ड कर लिया था 3600 से, और उस टाइम पे हमने एडवांस इनकम के तौर पे लाइबिलिटी लिखा था। अब लिखा कि एजेंसी सर्विसेज, जो कमीशन के अगेंस्ट ओबियसली आप एजेंट के तौर पे काम कर रहे होते हैं, तो जिस काम के लिए भी आप एजेंट थे, एजेंसी सर्विसेज, उसके अगेंस्ट सर्विसेज आपने परफॉर्म कर दी हैं। फॉर द कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस हैज़ बीन रेंडर्ड फुली, उसकी हमने सर्विसेज दे दी। अब इन सर्विसेज की आप एंट्री करेंगे कि क्या एंट्री होगी, यहाँ पे आप जी, तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इसको मेंशन कर देंगे हमने क्या किया था एजेंसी। तो कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस की लाइबिलिटी 3600 से ख़त्म हो जाएगी, ये पूरी की पूरी ख़त्म हो जाएगी उसकी, उसने कहा फुली सर्विसेज दे दी। सो इसको भी डेबिट कर देंगे, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है। तो जो भी एडवांस में कमीशन रिसीव होगी उसका हमने कहा कि जो भी लाइबिलिटी होगी उसको आप डेबिट कर देंगे, और जितना इनकम बनेगा उतना क्रेडिट कर देंगे। तो कमीशन रेवेन्यू, कमीशन का रेवेन्यू अकाउंट को आप क्रेडिट कर देंगे, कमीशन अर्नड के नाम से लिख दें।
तो ये हमारे पास अगेन लाइबिलिटी थी, कम हो गई, और ये अमाउंट थी कमीशन की 3600 की, तो यहाँ पे 3600 से एंट्री कर दें। ठीक है, ये बोल्ड हुआ है, इसको हम अनबोल्ड कर लेते हैं। ओके जी, तो कमीशन अगेन देखें, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस जो लाइबिलिटी थी वो कम हो गई, डेबिट होगी। जैसे ऊपर अनअर्न्ड रेवेन्यू लाइबिलिटी था, कम हो गया, हमने सर्विस दे दी तो लाइबिलिटी ख़त्म, उसको डेबिट कर दे। लाइबिलिटी क्रेडिट होती है, डेबिट करके ख़त्म या कम हो जाएगी। और कमीशन रेवेन्यू के नाम से इनकम बन गई, इनकम क्रेडिट होती है, इंक्रीज़ होती है। इसी तरह रेवेन्यू था, इनकम था, क्रेडिट हो रहा है इंक्रीज़ होने से। तो नेक्स्ट कैटेगरी भी ख़त्म हो गई। इसमें हमने कन्वर्टिंग द लाइबिलिटीज़ इनटू रेवेन्यू, पहले लाइबिलिटी थी, एडवांस में जब रिसीव कर लिया, इनकम नहीं था, लाइबिलिटी लिखा, कर्जा लिखा, जब उसकी सर्विस परफॉर्म कर दी, अपनी जिम्मेदारी अदा कर दी, तो वो हमारी इनकम बन गई। अगर पूरी बन गई तो पूरी इनकम बना लेंगे, लाइबिलिटी उतनी कम कर देंगे, और अगर आधा बना है तो उतने परसेंट कर लेंगे, जितना भी होगा, लाइबिलिटी उतनी कम, उसी परसेंटेज से लाइबिलिटी कम, उसी परसेंटेज से इनकम। देन आगे रिकॉर्डिंग द अनपेड एक्सपेंसेस दैट आर आउटस्टैंडिंग, ये मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिख दिया है, सिर्फ इतना लिखना भी काफ़ी था कि रिकॉर्डिंग द अनपेड एक्सपेंसेस, कि जो एक्सपेंस अभी तक अनपेड हैं, इन्हें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी कहते हैं, या एक्सपेंसेस दैट आर ड्यू बट नॉट येट पेड। ठीक है, तो अब ऐसे एक्सपेंस जो ईयर में हमने ऊपर ट्रायल बैलेंस में नहीं पूरे लिखे हुए या लिखे ही नहीं है सिरे से, तो इस ईयर के बट वो एक्सपेंसेस हैं, तो मैचिंग कॉन्सेप्ट के अगेन कहता था कि जो जिस ईयर का है उसमें ही लिखना है। तो अब हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं, तो अगर यहाँ पे कोई एक्सपेंस रह गया, पे चाहे किया चाहे नहीं किया, अकाउंटिंग अक्रूवल बेसिस पे चलती है, कैश बेसिस पे नहीं चलती। चाहे पे किया नहीं किया बाद में भी करना है, लेकिन इस ईयर में रिकॉर्ड करें कि ये एक्सपेंस है। तो सैलरी आउटस्टैंडिंग, उसने कहा कि 2000 रुपये की सैलरीज आउटस्टैंडिंग है। ऊपर देखने की वैसे ज़रूरत नहीं है, लेकिन देखें ऊपर 15,000 की सैलरीज लिखी हुई हैं, ये वो 15,000 की होंगी जो पे होगी। आउटस्टैंडिंग 2000 की है, इसका मतलब है 2000 की अभी भी पे करने वाली रहती हैं, तो उसमें सैलरी का एक्सपेंस इंक्रीज़ हो जाएगा ओबियसली। सैलरीज अकाउंट डेबिट, क्योंकि ओबियसली आपका एक्सपेंस बढ़ रहा है, 15 से ये 2000 हो रहा है, तो 17 होना चाहिए। तो सैलरीज अकाउंट डेबिट, जब भी एक्सपेंस इंक्रीज होता है उसे डेबिट करते हैं। टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज, आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, सैलरी एक्सपेंस रिकॉग्नाइज्ड लिख दें। ठीक है, कुछ भी लिखा जा सकता है, इसको बोल्ड कर दें। तो 2000 रुपये की थी जी सैलरीज जो हमने अभी तक रिकॉर्ड नहीं की थी, तो 2000 का एक एडिशनल एक्सपेंस बन गया। 15,000 से पहले लिखी हुई हैं सैलरीज, मज़ीद 2000 से बढ़ गई, तो एडजस्टमेंट किया हमने, 2000 से डेबिट कर दिया एक्सपेंस को, और आउटस्टैंडिंग सैलरीज को नीचे अकाउंट क्रिएट होता है। जो भी एक्सपेंस आपका जब आउटस्टैंडिंग होगा कि अभी पे नहीं किया, ड्यू है, पे नहीं किया, तो आपने हमेशा यही स्टैंडर्ड एंट्री करनी है। अगर मैं आपको कहूँ एक्सपेंस, ये समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि एक्सपेंस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, उसका नाम आ जाएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मैं लिख रहा हूँ, आप उसका नाम लिख देंगे, एक्सपेंस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। जैसे यहाँ मैंने सैलरी का सैलरी एक्सपेंस था, तो सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी लिखा। ठीक है, तो अगर रेंट होता तो रेंट टू आउटस्टैंडिंग रेंट आ जाना था, कमीशन होती तो कमीशन टू आउटस्टैंडिंग कमीशन आ जाना था, जो भी एक्सपेंस होगा। ठीक है, सो आउटस्टैंडिंग का नीचे मतलब है कि हमने जब पे नहीं किया, ऊपर वाला अकाउंट सैलरीज का शो कर रहा है एक्सपेंस को डेबिट, नीचे वाला आउटस्टैंडिंग सैलरीज का अकाउंट शो कर रहा है लाइबिलिटी को, कि एक ये हमने पेमेंट नहीं की तो एक नई लाइबिलिटी हम रिकॉग्नाइज कर लेंगे कि हमने अभी पे करना है। एक तरफ एक्सपेंस जो था उसे इंक्रीज़ कर दिया 2000 से, और एक तरफ हमने आउटस्टैंडिंग सैलरीज का एक लाइबिलिटी अकाउंट क्रिएट कर लिया। लाइबिलिटी जब इंक्रीज़ होती है तो क्या होती है, क्रेडिट होती है। आगे देखते हैं, वेजेस भी आउटस्टैंडिंग है 1000 रुपये से उसने कहा है। ठीक है, तो ऊपर जाके देखें वेजेस भी 8000 से लिखी थी, इसका मतलब 1000 से मज़ीद पे करने वाली हैं। अब मैं इसी एंट्री को थोड़ा सा कॉपी कर लेता हूँ, हमें हेल्प मिल जाएगी, कॉपी, इसको पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ सैलरीज जिस तरह थी, तो वेजेस का एक्सपेंस भी इंक्रीज़ हो रहा है, जो एक्सपेंस इंक्रीज़ होता है डेबिट। देखें अगेन वही एंट्री, जैसे सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी था जो भी, तो इसको करेंगे वेजेस टू आउटस्टैंडिंग वेजेस। तो वेजेस टू आउटस्टैंडिंग
वेजिस और नीचे कह देंगे वेजिस एक्सपेंस रिकग्नाइज्ड, ठीक है। और अमाउंट थी इसकी 1000, इसको 1000 लिख लें। आगे चल देखे अगेन देख ले, सैलरीज टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज, वेजिस टू आउटस्टैंडिंग वेजिस, जो भी अकाउंट होगा वेजिस डेबिट एक्सपेंस इंक्रीज, सैलरीज डेबिट एक्सपेंस इंक्रीज और आउटस्टैंडिंग दोनों के साथ आ गया। ये लायबिलिटी को शो कर रहा है कि आपने अभी भी पे करना है क्रेडिट। उसके बाद बच्चों अगली कैटेगरी में एंटर होते हैं, दैट इज़ रिकॉर्डिंग द अनकलेक्टेड रेवेन्यू, रेवेन्यू अर्नड बट नॉट येट रिसीव्ड, यानी कि ऐसा रेवेन्यू जो कि हमने अर्न कर लिया। ऊपर देखें यहाँ पे था कन्वर्टिंग लायबिलिटी इनटू रेवेन्यू, ये वो था कि ऐसा रेवेन्यू जो एडवांस में रिसीव कर लिया था, सर्विस नहीं दी थी जी। तो आप ये देख सकते हैं कि कन्वर्टिंग द लायबिलिटी, उधर था कि हमने एक इनकम ये कि एडवांस में रिसीव कर ली इनकम, सर्विस नहीं दी, ये था लायबिलिटी बन जाती है वो आपकी। उसको बाद में आप जब सर्विस दे देते हैं तो रेवेन्यू में कन्वर्ट कर लेते हैं। एक अगली कैटेगरी है रिकॉर्डिंग द अनकलेक्टेड रेवेन्यू, रेवेन्यू अर्न बट नॉट येट रिसीव्ड, यानी कि इसकी हमने सर्विस दे दी हुई है और पैसे भी रिसीव नहीं किए। और ऊपर वाला था कि पैसे रिसीव कर लिए थे, सर्विस नहीं दी थी, तो जो जिसके पैसे एडवांस में ले लेंगे, सर्विस नहीं दी, वो लायबिलिटी थी। और जो हमने सर्विस दे दी है लेकिन हमने पैसे नहीं लिए, तो वो हमारे पास एक तो एसेट है कि हमने उससे पैसे रिसीव करने, और एक हम अपनी इनकम इंक्रीज कर लेंगे। लिखा हुआ है कि सर्विसेज रेंडर्ड बट कैश नॉट येट रिसीव्ड, सर्विस हमने दे दी हैं लेकिन 5000 रुपये का कैश नहीं रिसीव किया। यहाँ पे आप देखें कि सर्विस रेवेन्यू आ रहा है 35,000 से, ये हमारी इनकम 35,000 से वो है जो हमने सर्विस परफॉर्म की, कैश रिसीव कर लिया, लेकिन उसमें से एक नीचे बताया जा रहा है कि अभी इसमें आपने 5,000 रुपये की सर्विसेज दी हैं लेकिन उसका कैश अभी तक रिसीव नहीं हुआ, तो इसको इनकम बना लेंगे आप। तो आप यहाँ पे कहेंगे सर्विस रेवेन्यू रिसीवेबल, ये क्योंकि आपने रिसीव करना है, सर्विस रेवेन्यू रिसीवेबल अकाउंट टू सर्विस रेवेन्यू। जब भी ऐसा होगा आप यही एंट्री पास किया करेंगे। कोई भी आपकी इनकम है जो कि आपने अभी रिसीव करनी है, अनकलेक्टेड है अभी तक, तो आप यहाँ पे सर्विस रेवेन्यू अर्नड बट नॉट येट रिसीव्ड, रिसीव नहीं किया, ठीक है। अर्न कर लिया, अर्न करने का मतलब है कि उसकी सर्विसेज दे दी हैं। तो अब देखें कि उसमें आप क्या करेंगे, सर्विस रेवेन्यू रिसीवेबल, एक एसेट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। आपने पैसे उससे लेने हैं, रिसीवेबल है वो बंदा आपका। जब एसेट उसे रिसीवेबल जो होता है वो आपका एसेट होता है। किसी से भी पैसे लेने हो किसी भी ज़माने में तो उसको रिसीवेबल बना लेते हैं, उसे डेबिट, एसेट जब इंक्रीज़ होता है आपको पता है डेबिट करते हैं। तो सर्विस रेवेन्यू रिसीवेबल है हमारे पास कितने से, आई थिंक 5000 था जी, इतना 5000 से एंट्री कर देंगे। नेक्स्ट आपके पास दूसरा जो हमने अकाउंट क्रिएट किया वो सर्विस रेवेन्यू का है। सर्विस रेवेन्यू हमारा जो इनकम लिखी थी वो इंक्रीज़ होगी, इनकम क्रेडिट हो जाती है, यानी कि जो 35,000 का सर्विस रेवेन्यू अकाउंट था अभी हमने उधर भी क्रेडिट कर दिया। बाद में ये जब एडजस्ट करके नया बैलेंस बनाएंगे तो ये 35 से 40 हो जाएगा इसको हमने इंक्रीज़ कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, तो ये मैंने आपके सामने कर दिया। एक ऐसा कोई भी आपका रेवेन्यू जो भी स्टिल रिसीवेबल होगा तो उसको उसके नाम से, रेवेन्यू रिसीवेबल के नाम से डेबिट कर देंगे। उसका यहाँ पे नाम आ जाएगा क्या, सर्विस रेवेन्यू रिसीवेबल, इंटरेस्ट रिसीवेबल, रेंट रिसीवेबल, जो भी रेवेन्यू रिसीवेबल होगा उसको ऐसे रिसीवेबल का लफ्ज़ लगा के डेबिट एसेट क्रिएट कर देंगे। नीचे उसका नाम, टू सर्विस रेवेन्यू, टू इंटरेस्ट, टू रेंट, जो भी इनकम का नाम होगा वो यहाँ क्रेडिट हो जाएगा। इसके आगे चलते हैं हम स्टूडेंट्स। इसके अंदर दूसरी एंट्री है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज स्टिल रिसीवेबल फॉर 6 मंथ्स। आपको ऊपर ट्रायल बैलेंस में एक इन्वेस्टमेंट नज़र आ रही थी, ये एट द रेट ऑफ 15%। हमने 20,000 रुपया लगाया हुआ है, एक एसेट है ये हमारा, हमने 20,000 रुपीज़ कहीं पे इन्वेस्ट किए हुए हैं एट द रेट ऑफ 15% पर एनम, जिस पे हमें इंटरेस्ट मिलता है 15% पर एनम। मैं आपको समझाने के लिए एक दफ़ा दिखा दूं, अगर ये 20,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट थी तो हमें, अगर इसमें से 20,000 की इन्वेस्टमेंट थी, हमें इस पर 15% अगर मिलना था तो
उससे 15 से मल्टीप्लाई करें तो 1 साल का हमें 3,000 रुपया मिलना चाहिए था। लेकिन जब नीचे वो आपको बता रहा है कि आपने इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज 6 मंथ्स का स्टिल रिसीवेबल है, आपको 6 महीने का मिला, 6 का नहीं मिला, यानी कि आधा मिला आधा नहीं मिला, तो ये 3,000 में से आपको 1,500 मिला होगा। इसी बात को आप यहाँ चेक भी कर सकते हैं कि आपके पास यहाँ पे इंटरेस्ट के नाम से एक रेवेन्यू आ रहा होगा। ये देखिए इंटरेस्ट रेवेन्यू, जो इंटरेस्ट आपको इनकम हुई है वो कितनी 1,500 लिखा हुआ है, वही 3,000 का 50%, तो 1,500 भी स्टिल रिसीवेबल है। आप क्या करेंगे, इसको यहाँ पे इसकी भी एंट्री पास कर देंगे। ठीक है, मैं इसी एंट्री को कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि ये भी सेम कैटेगरी की है। तो हमें जैसे सर्विस रेवेन्यू रिसीवेबल अगेन देखिए आप, तो हमारे पास ये क्या चीज़ रिसीवेबल थी, चले मैं इंटरेस्ट रेवेन्यू रिसीवेबल अकाउंट, देखिए वही सिर्फ उसका नाम आ गया। टू इंटरेस्ट सर्विस रेवेन्यू का नीचे इंटरेस्ट रेवेन्यू आ जाएगा, टू इंटरेस्ट रेवेन्यू। ठीक है, वो रेवेन्यू का नाम आता है, अगर रिसीवेबल लिख देते हैं कि इतने से हमने पैसे भी रिसीव करने हैं, वो 1,500 है और 1,500 ही हमारे पास इनकम रेवेन्यू इंक्रीज हो जाएगा, क्रेडिट, और रिसीवेबल के नाम से एक एसेट क्रिएट होगा, इससे हमने पैसे लेने हैं, डेबिट। जब एसेट इंक्रीज तो डेबिट। ओके स्टूडेंट्स, ये भी कैटेगरी होगी। नेक्स्ट है रिकॉर्डिंग द अनकलेक्टेड रेवेन्यू, लिख लिया। आगे रिकॉर्डिंग द प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड का मतलब होता है जो एडवांस में एक्सपेंस हमने पे कर दिए हैं, एक्सपेंसेस पेड बट नॉट येट ड्यू। ठीक है, मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए ज़्यादा वर्डिंग लिखी, एक्सपेंसेस पेड बट नॉट येट ड्यू बट पेड इन एडवांस, कि हमने एडवांस में पे कर दिए हैं, प्रीपेड कहते हैं, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस कहते हैं। ठीक है, तो उसकी कैटेगरी ओबियसली जो एडवांस में पे किए होंगे हमने एक्सपेंस, तो वो हमारा एसेट होगा, हमने उससे उसके अगेंस्ट सर्विसेज लेनी है, तो वो हमारा एसेट है जब एडवांस में किसी को पैसे दे दिए। तो एक तो हमारे पास वो एसेट है, दूसरा क्या होगा कि हमारा उतना एक्सपेंस कम हो जाएगा। देखें 50% ऑफ द रेंट इज़ पेड इन एडवांस फॉर द नेक्स्ट ईयर, कि यहाँ पे हमने जो रेंट पेड लिखा है, रेंट का एक्सपेंस लिखा हुआ है 7,000, तो उसने कहा कि 50% इसमें से अगले साल का पे किया हुआ है। ठीक है, जो अगले साल का हमने पे किया हुआ है, तो वो तो फिर हमारे पास क्या था, अगले साल का पे किया है एडवांस में, तो ओबियसली वो हमारा एक्सपेंस नहीं है, एसेट है। तो रेंट, इसे प्रीपेड रेंट भी कहते हैं, जो एडवांस में पे किया, आप लिखें प्रीपेड रेंट, यहाँ लिख सकते थे रेंट पेड इन एडवांस, दो तरह से अकाउंट बन जाता है, रेंट पेड इन एडवांस या प्रीपेड रेंट के नाम से उसे डेबिट कर देंगे, एसेट बन जाएगा 3500 का, क्योंकि रिसीवेबल है ना, अभी हमने इसकी सर्विस नहीं दी, तो उसे एसेट बनाएंगे। एसेट जब इंक्रीज होता है डेबिट, कोई भी ऐसा एक्सपेंस जो एडवांस में पे हो जाएगा उसको डेबिट करेंगे प्रीपेड के नाम के साथ, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट। टू रेंट अकाउंट, रेंट एक्सपेंस जो था हमारा वो कम हो जाएगा, इस ईयर में उतना एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है जितना इसका बनता है। तो यहाँ पे देखिए हमने ये रेंट एक्सपेंस 7,000 रुपये से डेबिट किया हुआ था, इसका मतलब है ये 7 नहीं है, इसमें से 50% अगले साल का है। तो इस ईयर में यहाँ पे 3500 पे लाने के लिए इसको इसकी ओरिजिनल अमाउंट पे 3500 पे रेंट एक्सपेंस वहाँ डेबिट है, इसको कम करने के लिए जब भी एक्सपेंस को कम करना है उससे उतने से क्रेडिट कर देंगे, हम उसको उसकी असल जगह के ऊपर लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो प्रीपेड रेंट टू रेंट एक्सपेंस। आगे देखते हैं जी, लास्ट की तरफ चलते हैं, आखिरी 2 एंट्रीज रह गई हैं हमारे पास। तो वो ये है कि क्लोजिंग स्टॉक इज़ वैल्यूड एट, ये अगली कैटेगरी मैंने बनाई है कि ब्रिंगिंग डाउन द एक्सपेंसेस टू इट्स मैचिंग पोजीशन, कि कोई एक्सपेंस ज़्यादा रिकॉर्ड हो गया होता है और उसको हम, आप इस कैटेगरी में इसको लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे कुछ टेक्निकल डिफरेंस है, बस इसकी मैंने अलग बनाई है, आपको कंफ्यूज नहीं करता बता के क्यों। तो ब्रिंगिंग डाउन द एक्सपेंस इनटू इट्स मैचिंग पोजीशन, के क्लोजिंग स्टॉक वाली एंट्री इस कैटेगरी में आएगी कि आपने जो ऊपर अपनी अमाउंट परचेज़ का एक्सपेंस है
वो आपने लिख लिया होता है। यहाँ पे परचेज का एक्सपेंस ऑब्वियसली नहीं होगा, तो मैं लेकिन आपको क्वेश्चन को समझाने के लिए, क्योंकि ये सर्विस बिजनेस था तो परचेजेस नहीं होगा, मैं यहाँ पे परचेजेस का अकाउंट क्रिएट कर देता हूँ, परचेजेस अकाउंट, ठीक है। और वो कितना, इसको हम कर देते हैं 3000 कर देते, 3 नहीं करते, 15,000 कर देते हैं, ठीक है। अब ट्रायल बैलेंस इक्वल नहीं आ रहा तो हम इसमें नोट पेबल में 15,000 ऐड कर देते हैं, 40 इसको 50 कर देते हैं। अब ट्रायल बैलेंस नीचे इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखा है जी, 50% क्लोजिंग स्टॉक इज़ वैल्यूड एट 5,000। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब है, देखें जब आपने शुरू में परचेज़ किया, गुड्स परचेज़ की जिसका बिज़नेस करते हैं, तो वो 15,000 की आपने लिख ली। लेकिन अगर साल के एंड पे आपके पास 5,000 रुपये का स्टॉक बच गया, इसका मतलब है इस ईयर का जो एक्सपेंस था परचेजेस का आपने 15,000 का लिखा है, ये 15,000 का 15,000 का आपका एक्सपेंस नहीं बनता। आपका एक्सपेंस बनता है 10,000 का, क्योंकि एंड पे 5,000 रुपये आपके पास बच गया। तो क्लोजिंग स्टॉक रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि आपका परचेजेस का असल एक्सपेंस कितना है, ठीक है। एक तरफ एसेट क्रिएट हो रहा है क्लोजिंग स्टॉक या क्लोजिंग इन्वेंटरी के नाम से, जो कि नेक्स्ट ईयर में यूज़ होगी आपकी, जब आप सेल करने के लिए यूज़ करेंगे, इसलिए वो अगले ईयर में जाना चाहिए। मैचिंग कॉन्सेप्ट अगेन देखें, क्या कहता था कि जितना एक्सपेंस बनता उतना लिखें। तो अगर परचेजेस 15 से लिखी थी, 5 की बच गई हुई हैं इस ईयर में, तो फिर 10 इस्तेमाल हुआ है तो हमने 10 का ही एक्सपेंस रिकॉर्ड करना। अगेन कैटेगरी देखें, मैंने लिखा है कि ब्रिंगिंग डाउन द एक्सपेंस टू इट्स मैचिंग पोजीशन, जितना बनता है। तो अगेन अब इसकी एंट्री क्या होती है, इसकी एंट्री के लिए अब आप करेंगे, यहाँ पे अब जगह नहीं, मैं बाद में इसको एडजस्ट कर लूँगा। इसकी आप एंट्री करेंगे क्लोजिंग स्टॉक कह लें, क्लोजिंग इन्वेंट्री कह लें, ठीक है। इन्वेंटरी का वर्ड ज़्यादा अच्छा है, इसको पढ़ते हैं इन्वेंटोरी अंग्रेज़, लेकिन हम इसे इन्वेंट्री ही बोल देते हैं। क्लोजिंग स्टॉक टू को, इसको परचेजेस के साथ किया जा सकता है, परचेजेस भी क्रेडिट की जा सकती हैं, लेकिन यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का कॉन्सेप्ट है। आप सिर्फ अभी यही समझें कि आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के एक्सपेंस को हिट किया करेंगे, इसके लिए ज़्यादा बेहतर है। परचेजेस का ही दूसरा नाम समझ लें बी के लिए आप इसको, ठीक है। तो 5,000 यहाँ पे एक तो इन्वेंट्री क्रिएट होगी, एक करंट एसेट बन गया क्लोजिंग स्टॉक, और दूसरा आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का एक्सपेंस कम हो गया। इस दफ़ा का जो एक्सपेंस आपने लिखा हुआ था, जो चीज़ें बेची हैं वो 15,000 की नहीं है, ठीक है। परचेजेस के 15,000, जो द गुड्स दैट हैव बीन सोल्ड डज नॉट कॉस्ट यू 15,000, दैट कॉस्ट यू 10,000, दैट इज़ वाई 15 ऊपर लिखा था, 5 से उसे माइनस कर दिया, क्रेडिट कर दिया, ठीक है। हर बार ये एंट्री ऐसी ही होगी, क्लोजिंग स्टॉक टू गुड्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एक एसेट क्रिएट हो गया करंट एसेट, दूसरी तरफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के नाम से एक्सपेंस कम हो गया। तो यहाँ नीचे नरेशन आप दे दें, क्लोजिंग इन्वेंट्री रिकॉग्नाइज्ड, ओके। लास्ट एंट्री है जी आपके पास, ब्रिंगिंग डाउन द एक्सपेंसेस टू इट्स मैचिंग पोजीशन, देखने के एक्सपेंस को उसकी मैचिंग पोजीशन पे लाना। एक एंट्री लिखिए, कहते हैं इंश्योरेंस रिप्रेजेंट्स अ पेमेंट फॉर 18 मंथ्स। ये मैंने खुद जान के ज़्यादा सारी एडजस्टमेंट लिखी है आपको समझाने के लिए। कहते हैं इंश्योरेंस रिप्रेजेंट्स अ पेमेंट फॉर 18 मंथ्स, कि कहता है जो आपने इंश्योरेंस का एक्सपेंस लिखा हुआ है ना ऊपर कहीं पे देखते हैं, ये इंश्योरेंस वो कहता है आपने 36,000 का एक्सपेंस लिखा है, ये 18 महीने को शो करता है, 18 मंथ्स को शो करता है। तो लिहाजा इसको हमने ओबियसली, अगर 18 एक साल में 12 महीने होते हैं, हमने कहा था कि हमने उतना ही एक साल का जितना एक्सपेंस बनता है उतना लिखना। तो एक साल में 12 महीने होते हैं, तो यहाँ पे ओबियसली 12 महीने का सिर्फ एक्सपेंस आना चाहिए। तो प्री इंश्योरेंस आपने यानी कि एडवांस में पे की हुई है, ये आपने, इसको आप ऊपर वाली कैटेगरी में भी अगेन मैंने कहा था डाल सकते हैं, ये दोनों कैटेगरीज क्लब हो सकती हैं। इसको आप प्रीपेड आपकी इंश्योरेंस है, अगर आपने एडवांस में पे की तो उसे प्रीपेड ही कहेंगे ना। ये प्रीपेड वाली एंट्री आप देखें, ये ले, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, कॉपी करते हैं, ये सेम ऑलमोस्ट एंट्री होगी यहाँ पे, तो एक से केस सेम है। तो वो रेंट था बस, और ये इंश्योरेंस है, तो प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस एक्सपेंस,
कितनी जी, 18 महीने की उसने कहा इंश्योरेंस पे की हुई है, और इंश्योरेंस थी 36,000 रुपया। ये तो ये 18 महीने की, हम इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमारे पास पता तो हमें चल रहा है साफ कि 2,000 रुपये पर मंथ है, लेकिन हम कैलकुलेट करते देखिए जी 36,000 था आपका टोटल एक्सपेंस, और इसको डिवाइड करें, ये कितने का है, 18 महीने का। इसको 18 पे जब आप डिवाइड करेंगे पर मंथ आ जाएगा। फिर आपने मल्टीप्लाई करना है एडवांस कितनी देर का है। ओबियसली 18 महीने का है, तो 12 महीने तो इस साल के थे, 6 महीने का एडवांस है इसमें, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास 12। ओबियसली मैंने आपको कहता था कि 36,000 है, 18 महीने का है, पर मंथ 2,000 बनता है, तो 6 मंथ का एडवांस है, तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें 12,000 आ जाता है। ओबियसली 6 मैंने मंथ क्यों लिए हैं एडवांस के लिए, क्योंकि 12 मंथ तो इस ईयर के हो गए, टोटल 18 की पेमेंट थी, तो 6 ऊपर वाले बचते हैं जो कि एडवांस होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप एंट्री कर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे रेंट पेड इन एडवांस एडजस्टेड, कुछ भी लिख दें, यहाँ पे लिख दें आपके इंश्योरेंस पेड इन एडवांस एडजस्टेड। तो स्टूडेंट्स इसमें हमने क्या किया कि एक्सपेंस जितना बनता था उसको हम लेके आए, उसकी असल पोजीशन के ऊपर लेकर आए, और हमने जितना ओबियसली ओवरऑल मैंने आपको बताया कि आपने करना ही है कि कोई भी एक्सपेंस जो है वो जितना बनता है आपने उसको उतना ही लिखना है। ठीक है, जितना एक्सपेंस बनेगा आप उसको उतना ही लिखेंगे, और ये लेक्चर क्लोज करते हैं, इसको मैं एडजस्ट करके आपको सेंड कर दूँगा।